Hello students, today we start the second chapter of the economic classes का हम second chapter start करेंगे और chapter का नाम है sector of the Indian economy, right? ठीक है। इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे जो जो लोग हैं, पीपल, जो इंडियन पीपल हैं, दे आर एंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। और वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं, डे टू डे जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो उन सब एक्टिविटीज को क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है गुड्स का, राइट? ठीक है। तो इन सब चीजों पर कौन से सेक्टर्स हैं बेसिकली जिन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो इस चैप्टर्स में हम लोग बेसिकली सेक्टर पे करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज वर्क और अनऑर्गेनाइज वर्क कैसे होता है, ठीक है। बेसिक कहाँ से हमारा जो गुड्स एंड सर्विस है उसका जो कैसे वो मेंटेन होता है, ठीक है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे जो गुड्स एंड सर्विस हमको। तो बेसिकली टॉपिक में हम लोग बहुत सी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं, बेसिकली सेक्टर्स की हम लोग बात करें तो अगर हम देखें तो इंडियन जो इकोनॉमी है बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर्स। थ्री सेक्टर्स में जो इंडियन इकोनॉमी है वो डिवाइडेड है। और उन्हीं थ्री सेक्टर्स को जो बेसिकली हमारे जो डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं, अगर हम लोग उन सबको कवर करें जिनसे हमें प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस करते हैं हम लोग गुड्स, उन्हीं को हम लोग क्या सेक्टर कहते हैं। और ये सेक्टर थ्री हैं, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेजरी सेक्टर्स के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हम लोग अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या बेसिकली हम लोग बात करें तो दैट मीन्स जो बेसिक जो हमारे जो हैं, जो नेचुरल रिसोर्स के द्वारा हम लोग जो वर्क करते हैं डे टू डे लाइक एग्रीकल्चर, हम लोग फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग में हम लोग बेसिकली देखते हैं प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल, जो नेचुरल रिसोर्स के द्वारा अगर हमें जो गुड्स का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसी को हम लोग जो बेसिक हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज है, ठीक है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज की अगर बात करें फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास में कॉटन है, कॉटन को अगर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, क्रॉप जो है, ठीक है, कॉटन क्रॉप के लिए बेसिकली वी आर डेफिनेटली वी आर डिपेंड ऑन रेनफॉल या फिर क्लाइमेट या फिर जो सनशाइन के लिए, बट इतना हमें एंटायरली हम लोग उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं, डिपेंड हैं बट इतने भी ज्यादा डिपेंड नहीं है कि उसके बिना हम लोग इस जो पर्टिकुलर क्रॉप इसकी खेती नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली कॉटन को भी हम लोग क्या नेचुरल रिसोर्स ही माना गया, ठीक है। ऐसे अगर वी टॉकिंग अबाउट द जो हमारे जो एक्सप्लोइट करते हैं जो मिनरल्स जो हैं उनको हम लोग बात कर सकते हैं, उनके लिए हम टोटली डिपेंड नहीं होते हैं इनके लिए। और इस अगर हम उसके अलावा जो हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक, ठीक है, उसके लिए भी जो एनिमल जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके द्वारा फॉर एग्जांपल लाइक एनिमल मिल्क इज आल्सो ए, मिल्क की अगर बात करें मिल्क इज आल्सो ए नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हमें एनिमल्स के लिए भी जरूरत नहीं होती, नेचुरल जो रिसोर्स है अगर हम बात करें फॉडर इजीली हमें घास और चीजें इजीली हमें प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा सेक्टर जो प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स यूज करके जो बेसिक जो प्राइमरी जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। और इसमें ये बेसिकली जो फॉरेस्ट, फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, ये जो प्रोडक्ट बाय नेचुरल रिसोर्स जो हम लोग इन गुड्स का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को ही हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, सम रिलेटेड टू द सहायक, उसका जो एग्रीकल्चर का सहायक जो सेक्टर कहा जाता है वो भी इसी नाम से कहा जाता है। हम इसको एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग डिराइव्ड बाय नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के द्वारा हम लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं गुड्स उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, सेकेंडरी सेक्टर दैट मींस दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर कैसे, जो नेचुरल हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं चेंज इनटू द अदर फॉर्म, जो हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसी को क्या वो लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग कॉटन का है, कॉटन वी गेट फ्रॉम द प्लांट, देन उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पाइन करते हैं उसको, ठीक है, उसका सूट बनाते हैं एंड देन वी कैन क्लॉथ, वेयर क्लॉथ, तो हम लोग उसके द्वारा फिर लोग को, तो ये क्या हो रहा है, चेंज इनटू फॉर्म, पहले कॉटन फिर उसका हम लोग
जो धागा बनाया जाता है, सूत स्पाइन करते हैं उसको पार्टिकल कॉटन को, और उसके बाद में हम लोग क्लॉथ में उसको यूज करते हैं। इसको हम दूसरे एग्जांपल के द्वारा सीखें, मतलब generally we can convert the product into the different form, or different form like for example we convert like earth, we convert, हम लोग अर्थ को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ब्रिक्स में, जो ईंटें होती हैं, ठीक है, तो अर्थ को हम लोग ब्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ब्रिक्स को हम लोग क्या यूज करते हैं, वी कैन मेक अ हाउस और बिल्डिंग, राइट। तो बेसिकली क्या प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसी कन्वर्ट कैसे हो रहा है, बाय मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्री यूनिट्स में जैसे हम लोग रॉ मटेरियल ले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर कैन है, शुगर कैन इज अ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है, ठीक है, रॉ मटेरियल, इसके द्वारा ही हमें क्या, शुगर कैन को जैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन मेक है शुगर, और हम लोग बोलते हैं इसको गुड बोलते हैं, वो हमें इजीली प्राप्त हो जाता है। तो दैट मींस जो बेसिक जो प्राइमरी जो प्रोडक्ट है उसको सेकेंडरी जो लेवल है उसमें उसको उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को चेंज करते हैं, प्रोसेस में लाते हैं उसको बाय डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, और उसके द्वारा उसे एक नया रूप दे दिया जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। इसी सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों, क्योंकि बेसिकली इसमें जो काम जो भी होता है, जो फॉर्म इसमें चेंज की जाती है, प्रोडक्ट को जो चेंज किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और वो कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में, राइट, ठीक है। अब हम लोग बात करें द थर्ड सेक्टर जो हमारा है, ट्रेजरी सेक्टर्स। जो थर्ड टाइप ऑफ सेक्टर है ट्रेजरी, इस सेक्टर दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर। अगर हम लोग इस सेक्टर की हम लोग बात करें तो ये इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता, दैट सेक्टर इज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, ठीक है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता। ये सिर्फ क्या करता है, बेसिकली दैट सेक्टर इज यूज टू गिव द सपोर्ट एंड डेवलप द किसको, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों को क्या करेगा, डेवलप करता है, क्या, टर्शियरी सेक्टर्स, दोनों सेक्टर्स को डेवलप करता है। हाउ, फॉर एग्जांपल व्हाटएवर गुड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी सेक्टर्स, तो जो गुड्स जो प्रोड्यूस किया गया है प्राइमरी सेक्टर में, डेफिनेटली वी कैन सेंड टू द मार्केट। तो कैसे भेजेंगे हम लोग उसको मार्केट के, डेफिनेटली वी नीड अ समय ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वी नीड समय ट्रक और ट्रेन, ट्रक एंड ट्रेन नीड अ ट्रांसपोर्टेशन, उसके द्वारा डेफिनेटली दैट प्रोडक्ट इज इजीली कलेक्ट द रिटेलर जो होते हैं हमारे, जो रिटेलर्स या फिर जो होलसेलर्स हैं उनके पास में वो पहुंचाया जाता है, जो फाइनल, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है। इस ट्रेजरी जो सेक्टर्स है इसमें और भी प्रोसेस, वी नीड अ ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा जो प्रोडक्ट जो जाता है गवर्नमेंट के पास में या फिर रिटेलर के, तो दे नीड सम गोडाउन, राइट, ठीक है। गोडाउन क्या होते हैं, बेसिकली जो स्टोरेज होते हैं, जिनको हम लोग कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जहाँ पे काफी गुड्स को रखा जाता है, काफी टाइम के लिए हम लोग रख सकते हैं, वो खराब भी नहीं होता है, ठीक है। सो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज है, गोडाउन है, वहां तक पहुंचाया जाता है इनके द्वारा, और उसके द्वारा हम लोग वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज भी करते हैं, ठीक है। वी कैन कॉल टू दैट पर्सन, ठीक है। तो वी नीड अ कम्युनिकेशन, सेंड, हम लोग उसको बाय लेटर भी अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर बाय टेलीफोन भी कर सकते हैं, तो वी नीड अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ए ट्रेजरी सेक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा वी ऑल्सो नीड सम मनी, जो हमारा प्रोडक्शन हमें करना है, क्रॉप लगानी है हमें, तो फार्मर को भी कुछ मनी चाहिए, ठीक है। तो मनी कहाँ से लेगा, बैंक से, दैट मींस बैंकिंग इज ऑल्सो ए रिक्वायरमेंट, ठीक है। वी बोरोड सम मनी फ्रॉम द बैंक, किस लिए, फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन और ट्रेड के लिए, जो हम लोग व्यापार हम लोग स्टार्ट करते हैं, वी नीड सम मनी, और ठीक है। तो ये बेसिकली दीज आर द थ्री सेक्टर्स, और इसी ट्रेजरी सेक्टर्स को देखें तो क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो कॉल एज ए सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो दीज आर द थ्री सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि नेक्स्ट है हाउ टू कंपेयर द सेक्टर्स, हाउ टू कंपेयर, हम लोग सेक्टर्स को कैसे कंपेयर करेंगे।
जो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली जो कंपैरिजन अगर हम लोग करें तीनों सेक्टर्स का, अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो तीनों सेक्टर्स को हम लोग कंपेयर करें, क्योंकि जनरली हमारे पास आइडिया जाता है कि इन ए कंट्री में लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो इतना बड़ा कंट्री है उसमें इतने गुड्स एंड सर्विस हम प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए, या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन देयर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज या इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे उनकी जो इनकम को कैसे देखा जाए। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग डिफरेंट जो सेक्टर्स हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में लोग एंगेज हैं, हाफ ऑफ द पीपल जनरली अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, बट वो लोग जनरली इतना हमारी जो जीडीपी में इतना कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें अदर जो सेक्टर्स हमारे लाइक टर्शियरी सेक्टर है या फिर जो सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, डेफिनेटली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जीडीपी, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें करने के लिए कंपेयरिंग द सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स को हम लोग कंपेयर करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उसका फाइनल गुड्स एंड सर्विस को कैलकुलेट करेंगे। फाइनल गुड्स एंड सर्विस होती क्या है, देखो फॉर एग्जांपल हमने लास्ट में देखा कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज करता है जो फार्मर, लाइक फॉर एग्जांपल एक फार्मर है जो क्या करता है, बेसिकली क्रॉप जो इसकी है व्हीट है, जिसको जनरली वो क्या करता है, सेल करता है। सेल किसको करेगा, जो फ्लोर मिल्स है, जो फ्लोर मिल्स है, जो ओनर है, जो जिसने एक छोटा सेमी स्केल इंडस्ट्रीज ओपन कर रखी है, ठीक है, तो फ्लोर जो मिल है उसमें वो क्या करेगा, जैसे उसके व्हीट हुआ, उसने 8 केजी किसको सेल किया, फ्लोर मिल वाले को, जो उसकी जो क्रॉप है पर्टिकुलर व्हीट, तो उसने गेहूं 8 केजी पे 8 किलो गेहूं उसने फ्लोर मिल को सेल किया। अब फ्लोर मिल वाला क्या करेगा, उसको ग्राइंड करेगा उस पर्टिकुलर व्हीट को, एंड उससे वो क्या बनाएगा, फ्लोर बनाएगा, और वो किसको करेगा, एक सपोज एक बिस्कुट जो इंडस्ट्रीज है बिस्कुट बनाती है, ठीक है, बिस्कुट की कोई इंडस्ट्रीज है जो बिस्कुट बनाते हैं, तो उस इंडस्ट्रीज को पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री हो उसको वो क्या करेगा, करने के बाद में 10 केजी पे सेल आउट करेगा पर केजी, ठीक है, पर 10 रुपीज पर केजी वो सेल आउट कर देगा। उसके बाद में ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये किसका क्या होता है, उसमें ही कैन अगेन ऐड दैट फॉर्म, अब उसका जो नेचुरल फॉर्म है वो यहीं पे चेंज हो गया। अब उसमें जो इंडस्ट्री यूनिट है उसमें क्या चेंजेस करेगी, उस पर्टिकुलर फ्लोर में वो क्या करेगी, उसमें शुगर ऐड करेगी, उसमें ऑयल ऐड करेगी, और डेफिनेटली उसी पर्टिकुलर केजी से वो लोग 4 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट्स बनाएंगे, और उसकी पर पैकेट की जो प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट 60 रुपीज होगी। तो ये जो 60 रुपीज है दैट इज अ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ठीक। इसमें जो भी प्रोसेस उनका लगा, इंडस्ट्री का जो प्रोसेस लगा, मैन पावर का जो उनका जो है पेमेंट है वो लगा है, वर्किंग हाउस लगे हैं, उसके अलावा जो भी उनको रॉ मटेरियल जो मिला है यहाँ से, इसका टोटल कॉस्ट जो निकाल के जो उन्होंने एक फाइनल प्राइस डिसाइड किए, उसी को हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस कहते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो कंप्लीटली जो सेक्टर्स को हम लोग कंट्री के जो भी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जनरली हम लोग जीडीपी का सहारा लेते हैं। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या, अब द वैल्यू जो भी हमारे पास फाइनल गुड्स आया है, फाइनल गुड्स जो यहाँ पे हम देखेंगे जो 60 रुपीज, ये जो फाइनल जो बिस्किट्स की एक बिस्किट्स की जो रेट आई है, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, यहाँ पे आया 8 केजी, यहाँ पे आया 10 केजी, ठीक, और यहाँ पे आया 60। वैल्यू ऑफ ईच सेक्टर में उसकी प्राइस क्या हो गई है, चेंज हो गई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक ईयर में जो भी फाइनल जो गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो जीडीपी किसके कंट्रोल में रहती है, जो हमारी सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उनके अंडर में ये लोग काम करते हैं इस पर्टिकुलर जीडीपी पे। व्हाट आर देयर प्राइस, उनकी प्राइस का टोटल जो प्राइस को लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में वो कैलकुलेट करते हैं कि इस कंपनी का जो इकोनॉमी, हाउ अ कंपनी इज बिग इन इकोनॉमिक, ठीक है, कंपनी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी क्या है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
अभी हम लोग देखेंगे तो ट्रेंड डिफरेंट हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। जहां पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का मेन इंपॉर्टेंस था, लोग ज्यादा एंगेज थे, बट अब ऐसा नहीं है रहा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द, जो तीनों सेक्टर्स की हमने बात की, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेजरी सेक्टर, ट्रेजरी सेक्टर की हम लोग बात करें तो उसमें बेसिकली क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या है, जो तीनों सेक्टर्स में हमने बात की है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद में जो है, तो ट्रेजरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, डेफिनेटली अगर देखा जाए 1970 या 71 में जहां हम लोग देखें तो डेफिनेटली प्राइमरी सेक्टर जो था वो ज्यादा रोल प्ले कर रहा था हमारी जो जीडीपी है कंट्री की उसमें, बट ये ट्रेंड सिचुएशन 100 इयर्स बाद में चेंज हुई, 2000 में या फिर 2011 तक हम लोग जो देखें, दैट मीन्स डेफिनेटली जो हमारा जो टेरिटरी सेक्टर है इसने प्राइमरी सेक्टर को टेक ओवर कर लिया, डेफिनेटली ही प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये क्या बन गया, इज ए लार्जेस्ट सेक्टर। जब हम लोग सर्विस की बात करते हैं तो द सर्विस सेक्टर बिकम ए लार्जेस्ट सेक्टर इन ए कंपनी, डेफिनेटली उसी पे हमारी कहीं ना कहीं कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों इतना हो कि भाई जो इंपॉर्टेंस है, ट्रेजरी जो सेक्टर का इंपॉर्टेंस हो क्यों बढ़ा, बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइक हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये जो बेसिक जो है ट्रांसपोर्ट, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये लोगों की डेवलप हुई, ठीक है। और लोगों को ये रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी क्या इन सब चीज सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, राइट, ठीक है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेक्टर। धीरे धीरे इन सेक्टर से क्या हुआ, हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बढ़ा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, और डेफिनेटली उनका क्या होगा, इनकम लेवल जो है, इनकम लेवल उनका बढ़ने लग गया है, ठीक है। जब इनकम लेवल किसी का अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली दे रिक्वायर है मोर सर्विस, मोर सर्विस में क्या, दे रिक्वायर ए प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सब चीजें उनकी डिमांड बढ़ने लगी। दे नीड टूरिज्म, ठीक है, शॉपिंग। तो जब लोगों का इनकम लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनकी जो डिजायर है डेफिनेटली वो भी क्या बढ़ेंगे, उन्हीं के लिए क्या कर, दे नीड सम मोर सर्विस, और इसी से क्या ये सर्विस क्या जनरेट हुई उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और धीरे धीरे इन्हीं सर्विस में आज अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो इंटरनेट जो है, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, उसका भी धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट हुआ। डेफिनेटली आज हम लोग देखें तो काफी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं जो लोगों को कम्युनिकेशन जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस हिसाब से आज अगर करंट में हम लोग देखें तो जो इम्पोर्टेंस है, जो ट्रेड सेक्टर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहां पे है, एम्प्लॉयमेंट, वेयर डू पीपल मोर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को है वो अगर जनरली देखा जाए तो आज भी अगर हम लोग बात करें प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें बेसिकली हाफ ऑफ द कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं इस प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। जो वर्कर है वो कहीं ना कहीं फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर जो है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बट अगर उनका जीडीपी में अगर उनका लोगों का जो देखा जाए प्राइमरी सेक्टर के ऊपर तो ओनली 1/4 में आता है, ठीक है। बट इसी हिसाब से अगर हम लोग सर्विस सेकेंडरी जो सेक्टर है, सेकेंडरी और जो टर्शियरी जो सेक्टर है उसकी बात करें तो दे प्ले
2/3 जो है, जो हमारी जीडीपी है, उसमें कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करता है। तो आज अगर हम लोग बात करें, मोर एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? प्राइमरी सेक्टर में, बट दे आर नॉट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? दे आर एंटायर डे दे आर वर्क बट लेस इनकम। उनका जो वर्क बेसिकली है वो क्या है? हिडन वर्क है, वो दिखता नहीं है। कंप्लीटली पूरे दिन वो लोग फार्म में लगे रहते हैं, ठीक है, फिर भी उनको जितना जो लोग वो मेहनत करते हैं उतना उनको मिल नहीं पाता है। तो अगर हम लोग देखें कि कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो बेसिकली यहाँ पे है, प्राइमरी सेक्टर में लोग बहुत ज्यादा एंगेज। अब कैसे इस एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए? हाउ टू क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयमेंट। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे करा जाए? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम आज जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग हैं, उनको कैसे हम लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें? डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? जो मिनिमम वेजेस है गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज करना होगा उसको। डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर मिनिमम वेजेस इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हमारे वर्कर हैं उनका जो इनकम स्टैंडर्ड, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज हमें उनकी इंप्रूव करनी पड़ेगी, लाइक हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन। दीज आर द बेसिक फैसिलिटी जो है उनको एजुकेट करना पड़ेगा उनको, लाइक ठीक है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करवानी पड़ेंगी, बैंकिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। बैंकिंग फैसिलिटीज में कैसे? यू गिव सम क्रेडिट कार्ड टू द फार्मर ताकि ही कैन बोरो सम लोन फ्रॉम द बैंकिंग, वेरी मिनिमम रेट और वी कैन से लाइक फ्री ऑफ। एक सर्टेन जो टाइम होगा उस पे वो लोग क्या करेंगे, जो भी लोन लेंगे वो बैंकिंग से, जो भी फार्मर, ताकि वो लोग अच्छा प्रोडक्शन कर सके। बट उसको वो लोग एक टाइम पीरियड होगा बैंकिंग का, उसके बिहाफ पे वो लोग, जैसे फाइनेंशियल ईयर पे हो सकता है, वो जब भी उनकी क्रॉप कल्टीवेशन हो जाएगी, जब वो लोग उसको सेल आउट करेंगे तो डेफिनेटली दे उनके पास जो पैसा आएगा वो इजीली उसको क्या रिटर्न भी कर सकते हैं, जो उनका प्रॉफिट है वो अपने पास रख सकते हैं। तो ये बैंकिंग सर्विस में हमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इन सब चीजों के इंप्रूवमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क भी किया था। राइट टू वर्क एक एक्ट आया था डेफिनेटली, ताकि लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में वो लोग रोजगार कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो हमारी जो सेमी स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, सेमी स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, लोगों गांवों के पास में हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ इंडस्ट्रीज हमें सेटअप करनी पड़ेगी, जो छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी जो मिल्स हैं, ठीक है, जैसे दाल मिल हो गई, शुगर मिल हो गई, ये जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, इनको हमें जो विलेजेस के नियर में यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा ताकि लोगों को मोर रोजगार मिले। एजुकेशन जो है, स्कूल्स जो है, वो हमें सेटअप करनी पड़ेंगी विलेजेस के पास में, ठीक है। गोडाउन जो हमारे हैं, स्टोरेज जो एरियाज है, वो वहां पे गांव के पास में हमें सेटअप करने पड़ेंगे, ताकि जो लोग ट्रांसपोर्ट जो लगता है किसी, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब वो ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनका कम हो जाएगा अगर गांव के विलेजेस के पास में हम लोग ये सब चीजें फैसिलिटीज हम लोग इंप्रूव करेंगे। इसी में गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया था कि वहां पे मनरेगा जो प्रोग्राम है 2005, ये गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। महात्मा गांधी, इसको एमजीबी यहाँ पे था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड जो एक्ट है वो 2005 में गवर्नमेंट ने चलाया, और उसमें 100 डेज का पर्टिकुलर गारंटीड जॉब लोगों को दिया गया। 100 डेज में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी और उनको वो 100 डेज का जॉब उनको मिलेगा। 100 डेज के पर सेम जो 100 डेज में जो लोग काम करेंगे उनके अकाउंट्स में लोग ट्रांसफर किए जाएंगे। पर्टिकुलर उसका जो पैसा है, जो वेजेस है, वो भी डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लैब चेंज होता है। तो ऐसी स्कीम्स अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चलाए, हमारे जो विलेजेस जो लोग हैं, ठीक है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में एंगेज हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उनके लिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक,
द नेक्स्ट टॉपिक होगा कि सेक्टर को हम लोग बेसिकली अभी तक हमने 3 सेक्टर्स में देखा है, बट सेक्टर इज आल्सो डिपेंड ऑन कुछ सेक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, कुछ सेक्टर होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो अगर हम लोग बात करें सेक्टर्स की, तो हम लोग बात करें नेक्स्ट जो है डिवीजन की लेवल पे हम लोग सेक्टर को अगर डिफाइन करें, क्योंकि अभी तक हमने सेक्टर्स पढ़े हैं 3 जो सेक्टर्स है इंडियन इकोनॉमी के, बट बेसिकली जो डिवीजन ऑफ वर्क के जो सेक्टर्स अगर के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करें तो देयर आर 2 सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, इनमें हम लोग बैठे क्या डिफरेंस होता है इनमें। ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम लोग बात करें तो डेफिनेटली जो सेक्टर ऑर्गेनाइज है, इसके वर्ड से हमें सब दैट मींस सब चीजें वहां पे ऑर्गेनाइज हैं, ऐसी कोई भी नहीं है वहां पे वर्किंग कंडीशंस की ताकि अनऑर्गेनाइज चीजें हो, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो काम होता है वहां पे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वहां पे जो वर्कर है वो रेगुलर वर्क होता है, ऐसे नहीं कि आज हमने 10 लोगों को हायर कर लिया, नेक्स्ट 5 डेज बाद में नेक्स्ट मंथ में हमने लोगों को उनकी सर्विस टर्मिनेट कर दी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहां पे जो एम्प्लॉइज हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हायर किए जाते हैं, डेफिनेटली वो जो एम्प्लॉइज हैं वो रेगुलर वर्क करते हैं वहां पे, ऐसा उनको मतलब जॉब सिक्योरिटी रहती है बेसिकली हम बोल सकते हैं। और जो पार्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इंडस्ट्री यूनिट है या फिर वो कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो आईटीज में हो, ठीक है, किसी भी सेक्टर, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ इंडस्ट्रीज हो, कोई भी अगर इंडस्ट्रीज है दैट मींस तो वो डेफिनेटली वो रजिस्टर्ड है, जो गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, कि फैक्ट्रीज को कैसे सेटअप किया जाए, क्या क्या फैसिलिटीज वहां पे होनी चाहिए, तो ये सब चीजें वहां पे जो गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं उनके द्वारा वो फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्री है, वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। वहां पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कराते हैं कि जहां पे आप लोग एम्प्लॉय जहां पे काम करेंगे, बेसिकली वहां पे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। और वहां पे सब लोगों के लिए वो रूल्स क्या इक्वल होते हैं, जैसे टाइमिंग होती है, इंडस्ट्री का जो टाइमिंग है, अगर 24/7 अगर ऑपरेशन चल रहा है तो डेफिनेटली वहां पे शिफ्ट वाइज काम होगा कि एक जो एम्प्लॉय है आप उसको 8 आवर्स से ज्यादा अगर काम नहीं करा सकते, अगर ज्यादा काम कराएं डेफिनेटली वहां पे ओवर टाइम हम लोग पे करना पड़ेगा। तो ऐसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन, वहां पे प्रॉपर ड्रेस कोड होगी, अगर एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर फूड होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं उन्होंने जो ड्राफ्ट किया है तैयार, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। लॉज, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज जो वहां पे कानून बनेंगे, जो गवर्नमेंट सेट करती है कि फैक्ट्री एक्ट होगा, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में जो नॉर्म्स होते हैं, फैक्ट्री को सेटअप करने फैक्ट्री एक्ट के थ्रू वो फैक्ट्री रजिस्टर्ड है या नहीं। वेजेस एक्ट होगा कि इसमें जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय है वो एक्सप्लॉइट तो ना हो रहा है, उसे कम वेजेस तो नहीं दिया जा रहा है, इस पे भी वो लोग देखते हैं। तो ये जो नॉर्म्स है, ठीक है, फैक्ट्री मिनिमम पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट हो गया, ठीक है, ये सब अगर एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा है तो उसको ग्रेजुटी मिल पा रही है, तो बेसिक जो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज जो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग और जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिक्स वर्किंग आवर्स होती है। एक एम्प्लॉय जब काम करता है किसी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसके हैं क्या, वो 10 बजे आएगा तो 5 बजे हो जाएगा, दैट मींस फिक्स वर्किंग आवर्स, उससे ज्यादा वो नहीं काम करेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बट अगर उससे ज्यादा काम, तो एक एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ मैं कहीं एक ऐसी यूनिट में काम कर रहा हूँ जहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन रहता है कि मेरे को संडे ऑफ मिलेगा, 6 डे वर्किंग रहेगा मेरा, ये वर्किंग मेरा टाइमिंग रहेगा। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल कंप्लीट, जैसे क्योंकि बोथ आर वर्किंग, मेल और फीमेल वहां पे दोनों वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्टेड होगा, सेफ होगा, ताकि किसी भी पर्सन को अनसिक्योरिटी ना फील हो रहा है, ठीक है। पेड लीव्स, क्योंकि यहाँ पे संडे अगर ऑफ रहता है तो डेफिनेटली उसकी उनको क्या उनकी सैलरी डिडक्ट नहीं होती है। और पेड इन द सेंस दे कैन गो फॉर द हॉलीडे, राइट, ठीक है। पर ईयर जो उनको कैलकुलेशन है उनका जो सीएल या पीएल जो भी इंडस्ट्रीज के द्वारा उनको जो प्रोवाइड की गई अकॉर्डिंग टू द लॉज, ठीक है, तो वो उनको पे लीव, फॉर एग्जांपल एक पर्सन को अगर 25 लीव अगर पर ईयर अगर मिल रही है, अगर उसने कोई भी लीव नहीं ली है इन ए पर्टिकुलर ईयर, तो डेफिनेटली 25 डेज का वो लोग लीव लेके कहीं भी अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, उसमें उनका सैलरी डिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ए मेडिकल फैसिलिटी, देयर इज ए ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो बेसिक जो मेडिकल अगर हेल्थ फैसिलिटीज है वो वहां पे इनके प्रोवाइड कराई जाए, किसी एम्प्लॉय की अगर कहीं भी उसको अगर हेल्थ प्रॉब्लम इश्यू हो जाता है वर्किंग हाउस में, तो डेफिनेटली उसको मेडिकल फैसिलिटी, जो बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटीज वो इंप्रूव कराई जाएंगी। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है दैट शो दैट
डेफिनेटली वी वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे एक पर्सन है उसको अपॉर्चुनिटी है अपने को खुद को डेवलप करने की, उसकी स्किल डेवलप करने की, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहाँ उसकी जॉब सिक्योरिटी है, राइट, ठीक है। अब हम लोग सेकंड जो बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। अनऑर्गेनाइज अगर सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली जिस सेक्टर में कोई भी टेम्परेरी बेसिस पे काम होता है, राइट, ठीक है, जो डिमांड के अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है, सेक्टर जिसमें नॉट विद रेगुलर वर्क, कुछ टाइम के लोग वो लोग वर्कर को, एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं, और समटाइम जब उनका जो डिमांड उनकी फुलफिल हो जाता है, वक्त जो प्रोग्रेस है उनका खत्म हो जाता है, तो वो लोग उसको फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो रेगुलर वर्क बिल्कुल भी नहीं है, ताकि जॉब सिक्योरिटी नहीं आती है किसी भी पर्सन में। एंड लो पेड, जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो लोग हायर करते हैं डेफिनेटली उसमें वो बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, बट उनकी जो सैलरी होती है वो काफी ज्यादा लो पेड सैलरी होती है, वेजेस उनको बहुत कम मिलता है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट नॉट सिक्योर, कोई सिक्योर नहीं कि मैं 10 दिन काम करूंगा, मैं 15 डेज काम करूंगा, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, जो उनके ओनर है उनके। देयर इज ए नो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है? नो रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट मींस एक पर्सन 7:30 पे आता है, वहाँ मॉर्निंग में उनका जाने का कोई टाइम नहीं था। फॉर एग्जांपल रिटेल शॉप में हम लोग देखते हैं, वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, नाइट में उन लोगों को काम करना पड़ता है, 12 आवर्स से वो लोग ज्यादा करते हैं, पर उनकी सैलरी बहुत लो होती, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता। एंड वहाँ पे सीजनेबल जॉब होता है कि इस सीजन में काम ज्यादा है तो हम लोग 10 लोगों को और हायर कर सकते हैं, जब सीजन खत्म हो जाता है, जब काम कम हो जाता है, तो हम लोग उनको टर्मिनेट कर देते हैं एम्प्लॉय को, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग इनमें कंपैरेटिव स्टडी करें तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक पर्सन को ज्यादा डेवलपमेंट के चांसेस मिलते हैं, जहाँ पे ज्यादा वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है, अपने वर्किंग एरिया, और ठीक है, अपने कहीं ना कहीं उसको ये सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि मैं जहाँ जिस कल्चर में मैं लोग हम लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली वो एक कल्चर सेफ है, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करें कि कैसे हम जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसको कैसे हम लोग डेवलप करें। अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर को अगर हम लोग डेवलप करें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं स्टेप उठाने पड़ेंगे। बेसिक जो हमारी जो एडिक्वेट जो फैसिलिटीज हैं, जो फार्मर की जो बेसिकली विलेजेस के लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनकी जो बेसिक एडिक्वेट जो फैसिलिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के जो इनपुट है, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, वो भी काफी ज्यादा कम रेट पे। दैट्स द मिनिमम जो रेट है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को देनी पड़ेगी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो लोग अपना जो प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ा सके। बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज लाइक उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है, जो स्टोरेज जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा उन लोगों को मार्केटिंग जो आउटलेट हैं वो कहीं ना कहीं वहां पे सेटअप करने पड़ेंगे, ताकि जो भी फार्मर्स हैं वो डेफिनेटली उनका जो प्रोडक्ट है वो उसको प्रमोट कर सके, और डेफिनेटली उनके जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है एक फेयर प्राइस उनको मिल सके, राइट, ठीक है। ताकि अगर फेयर प्राइस मिलेगी तो डेफिनेटली वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो उस सेक्टर के जो लोग हैं उनका इनकम स्टेटस बढ़ेगा। इनकम स्टेटस अगर कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव होगी, डेवलप होगी, ठीक है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको प्रॉपर वर्किंग और सेमी स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं वहां पे विलेजेस के पास में सेटअप करना पड़ेगा, ताकि लोगों को वहीं पे रोजगार मिले। हेल्थ केयर जो इंडस्ट्रीज हैं, एजुकेशन जो है, स्कूल्स जो है वहां पे सेटअप करनी पड़ेगी, ताकि लोग अपने आप को डेवलप कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट वहां पे करेगी, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स है वहां के जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, और डेफिनेटली जो है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली वहां पे भी वो जो फैसिलिटीज है वो इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर का जो टॉपिक है वो है कि बेस्ड ऑन ओनरशिप भी हमारे यहाँ पे सेक्टर्स डिवाइडेड है, उनके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे।
अभी हम लोग बात कर रहे थे सेक्टर के डिवीजन की बात में। तो सेक्टर को अगर बेसिस ऑफ द ओनरशिप अगर हम लोग डिवाइड करें तो ओनरशिप के बेसिस पे हमारे जो दो सेक्टर्स हैं, एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है। अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जनरली पब्लिक सेक्टर वो होता है जहाँ पे जो भी इस सेक्टर के जो भी एसेट्स होते हैं डेफिनेटली वो किसके द्वारा टेक केयर किए जाते हैं, गवर्नमेंट के। दैट मींस गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज इन दिस सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी इन दिस सेक्टर। दैट मींस जो ओनरशिप है पब्लिक सेक्टर के मोस्ट ऑफ द किसके हैंड्स में, गवर्नमेंट के हैंड्स में। जो उसके अथॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी यूनिट्स है वो लोग टेक केयर करते हैं पब्लिक सेक्टर को। और डेफिनेटली उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, जहाँ पे लोगों को फैसिलिटी जो मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत कम रेट पे, मिनिमम रेट पे हम लोग उन फैसिलिटीज का हम लोग यूज कर पाते हैं। और इन फैसिलिटीज को चलाने के लिए गवर्नमेंट जो फंड जो करती है, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट जो फंड रेज करती है डेफिनेटली वो किसके थ्रू करती है, टैक्सेस के द्वारा या फिर कोई अदर एक्सटर्नल जो एक्सपेंसिव उनके द्वारा लोग गवर्नमेंट है वो इन फंड का रिकवरी करती है। और जो टैक्सेस इन द सेंस जो भी एम्प्लॉइज की जो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जो टैक्सेस जो स्लैब अगर उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम अगर ज्यादा जा रही है फाइनेंशियल ईयर में, तो डेफिनेटली दैट पर्सन टू पे सम टैक्सेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके अलावा और गवर्नमेंट की ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके अलावा भी क्या करती है, ही आल्सो प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर एंड आल्सो must spend on the provision of the healthcare and जो एजुकेशन जो फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज कहीं ना कहीं डेवलप करती है ताकि लोगों की जो बेसिक फैसिलिटीज जो लोगों को है मिल सके, ताकि लोग अपना डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्कूल का अपॉर्चुनिटी उनको ज्यादा मिले एम्प्लॉयमेंट की। ये सब चीजें गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो इन सेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर दैट मींस वो कंप्लीटली किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं उनके द्वारा वो टेक केयर किया जाता है। इसमें जो ओनरशिप होती है, ठीक है, और असेट्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर हैंड में होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं किसी ग्रुप ऑफ जो है उनके जो लोग हैं उन लोगों के पास में रहेंगे, ठीक है। दैट मींस कंप्लीटली ओनरशिप, they are the responsible to take the decision on particular sectors कि उनको क्या करना है, उसमें कौन से नॉर्म्स एंड रेगुलेशन उनको अपडेट करने हैं, ठीक है, क्या फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी है, जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराएंगे उनका बेसिस उनका प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, क्या। तो ये सब चीजें किसके द्वारा देखी जाती है, एक पर्टिकुलर ओनर के द्वारा, इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, ग्रुप को। इसमें बेसिकली जो होता है प्राइवेट सेक्टर में, तो इनका बेसिकली यही होता है कि कैसे हमारा जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा किया जाए, जो फैसिलिटीज उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव करें, डेफिनेटली उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो। दैट मीन दे फोकस ऑन मोर मनी, ऑन प्रॉफिट पे ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं। और इसके लिए जो वो सर्विसेज जो कुछ प्रोवाइड कराए जाते हैं टू गेट उनको हमें डेफिनेटली उनको टू गेट सर्विस एंड गुड्स डेफिनेटली वी हैव टू पे सम मनी, सम पे हम लोग कुछ ना कुछ हमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग उनकी जो सर्विस है उनको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इनमें जो है बहुत से टाटा कंपनीज हो गई, रिलायंस कंपनीज हो गई। अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है। सर्विस में बहुत सी फैसिलिटीज हैं। अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो आज जनरली जो लोग हम लोग कम्युनिकेशन में जियो जो नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं, जियो फोन, डेफिनेटली इसके लिए भी दिस इज नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस होती है जब हमें रिचार्ज ही ना कराना पड़ता, बट बेसिकली मंथली हमें क्या करना पड़ता है, इफ यू वांट टू दैट इफ यू गेट अ फैसिलिटी फ्रॉम द रिलायंस कंपनी, जियो के कम्युनिकेशन की अगर हमें फैसिलिटी यूज करनी है, डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं मंथली हमें रिचार्ज कराना पड़ता है। मंथली हम लोग कुछ पैसा मनी इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके हम लोग इस सर्विस को हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। और इस जो टॉपिक के जो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो ओवरऑल जो टॉपिक्स हैं वो हमने मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो टॉपिक है इकोनॉमिक चैप्टर सेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट की जो भी टॉपिक्स हमने आज यहाँ पे स्टडी किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वह ट्रेजरी जो सेक्टर्स है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जीडीपी में आज कौन से सेक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया की जीडीपी को कैसे हम लोग काउंट करते हैं, जीडीपी होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।